नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरी पत्नी अपनी विधवा बहन को घर ले आई और उसी दिन से मैंने एक ऐसा पाप किया जिसका बोझ आज तक ढो रहा हूँ। मेरा नाम राहुल है। मेरी शादी सीमा से हुई थी। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। हमारे 2 बच्चे भी थे। जिंदगी आराम से चल रही थी। एक दिन खबर आई कि सीमा की छोटी बहन नैना विधवा हो गई है। उसके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। शादी के सिर्फ दूसरे साल में ही वो विधवा हो गई थी। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। सीमा रोते हुए मेरे पास आई और बोली, राहुल, नैना का अब कोई नहीं है। ससुराल वाले उसे बोझ समझते हैं। वो कहाँ जाएगी? मैं उसे अपने घर ले आती हूँ। मैंने कहा, हाँ सीमा, ये बहुत अच्छा काम है। तुम नेक दिल हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, चलो पत्नी खुश रहेगी। मगर मुझे क्या पता था कि यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। नैना जब हमारे घर आई तो वो सीमा से भी ज्यादा सुंदर थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला। सीमा दिन भर नैना को दिलासा देती। मैं ऑफिस चला जाता। फिर एक दिन सीमा बाजार गई थी। घर में सिर्फ मैं और नैना थे। नैना रसोई में चाय बना रही थी। उसने सफेद सूट पहना था क्योंकि अभी सूतक में थी। उस दर्द में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी पल शैतान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपनी कमजोरी में आकर नैना की इज्जत लूट ली और उसे धमकी दी, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। वो डर से चुप हो गई। लेकिन कुछ महीने बाद नैना गर्भवती हो गई। मोहल्ले वाले उसे बदचलन कहने लगे, ताने मारने लगे, यहाँ तक कि मेरी पत्नी सीमा ने भी उसे घर से निकाल दिया। जाते समय नैना ने मुझे एक सफेद लिफाफा दे दिया और चली गई। मैंने दिल में शुक्र मनाया कि चलो मेरी जान छूट गई। लेकिन जैसे ही मैंने वो लिफाफा खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसमें मेरी पत्नी सीमा अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। जब मेरी पत्नी ने उसे अपने सीने से लगाया तो नैना बोली, दीदी मैं क्या करूं? शादी के दूसरे साल ही मैं विधवा हो गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? सीमा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। बस तुम हिम्मत रखो। मैंने ये सब सुनकर गहरी सांस ली और शब से नजर हटाकर अपनी साली नैना को देखने लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरे कदम बार बार उसकी तरफ उठते, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेता। मैंने बर्तन उठाया और लोगों को पानी बांटने लगा। लेकिन हर बार मेरी नजर नैना के चेहरे पर जाकर रुक जाती। वो कभी अपना सर थाम लेती तो कभी जमीन पर हाथ मारकर कहती, हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया है? अचानक उसी वक्त बाहर से आवाज आई, सब तैयार हो जाओ, अर्थी उठाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर नैना और जोर से रोने लगी और बोली, नहीं, मैं अर्थी को नहीं जाने दूंगी। मेरे पति को मुझसे दूर मत करो। मैंने दिल में सोचा, ये मंजर वाकई कितना दर्दनाक होता है। लेकिन नैना के आंसुओं में भी एक अजीब सी कशिश थी। मैं बार बार उसके चेहरे को देखता। मैं एक साइड पर खड़ा हो गया और मुझे अपनी शादी के वो दिन याद आ गए जब मैंने सबके सामने सीमा का हाथ थामा था और पहली बार उसे अपने करीब पाया था। मैंने दिल ही दिल में कहा, राहुल तो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। देख तो सही, तेरे सामने कैसी सुंदर लड़की बैठी है। जब कमरे में पहली बार उसे देखा था तो वो लाल जोड़े में इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी नजरें उस पर टिक गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा था, सीमा, यकीन करो, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। तुम जैसी पत्नी मेरे नसीब में आ गई। वो हल्की सी शर्माई और बोली, राहुल, सपना नहीं, ये हकीकत है। मैंने उसके हाथ दबाकर कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर वादा करो कि मुझे कभी उदास नहीं करोगे। मैंने तुरंत कहा, वादा है, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम्हारे हर आंसू को अपनी खुशी से बदल दूंगा। वो सर झुकाए हामी भरती रही और जब मैंने उसके माथे पर पहली बार चूमा तो यूं लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। उसके बाद जब भी मैं उसके करीब होता, हर पल मुझे ये एहसास होता कि मैंने अपनी चाहत को पा लिया है।
एक रात मैंने उससे कहा था, सीमा तुम जानती हो मैंने कितने सपने देखे थे किसी सुंदर दुल्हन के लिए, मगर जो सुंदरता तुम में पाई है वो किसी में नहीं। वो हंसते हुए बोली, राहुल तुम बस तारीफ करना जानते हो। मैंने जवाब दिया, ये हकीकत है, तुम मेरी किस्मत का सबसे कीमती तोहफा हो। फिर वो हर रात मेरी बाहों में सिमट जाती और कहती, राहुल मुझे डर लगता है कि ये खुशियां कहीं छिन ना जाएं। मैं उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता, कुछ नहीं छिन सकता, यूं हमारी जिंदगी के कुछ साल गुजरे। हर दिन मैंने उसके साथ प्यार का एक नया रंग देखा। वो मेरी सुबह की पहली रोशनी थी और रात की आखिरी दुआ। मगर फिर धीरे धीरे वक्त ने रुख बदला। मेरे प्यार में वो पहली शिद्दत बाकी ना रही। मैंने कई बार खुद से कहा, राहुल क्या हो गया है तुझे? जिस औरत के लिए घर वालों से लड़ा था, जिसके लिए दुनिया की नफरत मोल ली थी, आज उसी की नजदीकी तुझे पुरानी लगने लगी है। एक दिन मैंने अपने दोस्त से कहा था, यार मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि लगता है मैंने दुनिया जीत ली है। वो हंसकर बोला था, सुंदरता वक्त के साथ आम लगने लगती है, तुम देखना तुम भी एक दिन यही कहोगे। मैंने बड़े घमंड से कहा था, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, और मुझे लगता था जैसे वो सच साबित हो गए हैं। मैंने कई बार सीमा को देखा, जब वो बच्चों में व्यस्त रहती जा रसोई में खड़ी रोटियां बनाती, तो मेरे दिल में ये ख्याल आता कि ये वही लड़की है जो कभी मेरे दिल की धड़कन थी और अब वो बस एक पत्नी और दो बच्चों की माँ रह गई है। एक रात मैंने उससे कहा, सीमा तुम्हें याद है शादी के दिन तुम कितनी सुंदर लग रही थी? वो मुस्कुराकर बोली, और अब नहीं लगती? मैंने बात बदलते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब है वक्त कैसे बदल जाता है। वो गंभीर होकर बोली, राहुल प्यार के लिए सुंदरता नहीं दिल चाहिए। अगर दिल में प्यार है तो सुंदरता कभी पुरानी नहीं होती। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर सोचता रहा कि वाकई सुंदरता मेरा कमजोर पहलू है। मेरी फितरत ही ऐसी है कि नई चीज मेरा ध्यान खींच लेती है। एक दिन सीमा बोली, राहुल कभी कभी मुझे डर लगता है तुम्हारे दिल की बेचैनी तुम्हें कहीं और ना खींच ले। मैंने हंसते हुए कहा, पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मैं जानता था मेरे दिल की हालत कुछ और थी। मैंने कई बार खुद को समझाया था कि ये मेरा वहम है, मगर जब भी मैं अपनी फितरत पर नजर डालता तो लगता मैं वाकई सुंदरता का दीवाना आदमी हूँ और सुंदरता की चाहत मेरे खून में बसी है। मुझे मेरे कॉलेज के वो दिन भी याद थे जब मैंने अपनी जवानी में हर नए चेहरे पर नजर डाली। हर बार किसी नए रूप को देखकर दिल बहक जाता। मैंने कई बार दोस्तों से कहा था, यार मुझे लगता है मैं प्यार नहीं करता, मैं तो बस सुंदरता का पुजारी हूँ। वो हंसकर कहते थे, हाँ राहुल तुम्हारी नजरें हमेशा नई मंजिल ढूंढती हैं। और अब जब सीमा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, इसके बावजूद दिल को सुकून नहीं था। जबकि वो अभी भी कम सुंदर नहीं थी, मगर मेरा दिल जैसे बरसा गया था। एक दिन मैंने सीमा से हंसी मजाक करते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुमने अपनी सुंदरता खो दी है। वो नाराज होकर बोली, राहुल अगर प्यार सिर्फ सुंदरता से है तो वो प्यार नहीं रहता, वो सौदा बन जाता है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, मगर दिल में सोचता, वाकई मैं तो सौदागर ही हूँ जो हर वक्त नए रूप की तलाश में रहता है। इसके बावजूद मैं सीमा के साथ हंसी मजाक करता ताकि उसे कभी ये एहसास ना हो कि अब वो मेरी नजर में कम हो गई है। मगर मेरे अंदर का वो शैतान जो नई चीज का भूखा था अब जाग उठा था और मुझे अपनी ही पत्नी की नजदीकी बोझ लगने लगी थी। मेरा दिमाग जाने कहाँ कहाँ भटक रहा था। अचानक मुझे अपने पुराने प्यार के किस्से याद आने लगे। वो बचपन के दिन जब पहली बार मैंने स्कूल की लड़कियों को देखकर दिल में चाहत के बीज बोए थे। दोस्त से मैंने कहा था, यार देखो वो लड़की कितनी सुंदर है, दिल चाहता है उससे बात करूं। तो उसने हंसकर कहा, राहुल तुम तो हर चेहरे पर फिदा हो जाते हो। और मैं शर्माते हुए कहता था, क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। फिर कॉलेज आया तो एक नई क्लासमेट पर दिल आ गया। उसकी आंखों की चमक मुझे पागल कर देती थी। मैंने कई बार दोस्तों से कहा था, अगर वो एक बार मेरी तरफ देख ले तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और वो सब हंसते और कहते थे, राहुल तुम्हारी ये चाहते बस कुछ दिन की मेहमान होती हैं,
मैंने भी दिल में मान लिया था कि शायद ये सच है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही एक नई लड़की के रूप ने मुझे दीवाना कर दिया। उस वक्त मैंने खुद को कहा था, राहुल तुम प्यार नहीं करते, तुम बस नए चेहरे लुभाते हो। लेकिन इस कमजोरी पर काबू ना पाया। हर बार सुंदरता देखते ही दिल बहकने लगता था और यही आदत मुझे अंदर से कमजोर करती गई। मैंने कई बार सोचा था कि ये सब वक्ती है, मगर जब भी कोई नया रूप सामने आता तो दिल धड़कने लगता और दिमाग की आवाज दब जाती। और जब नैना सामने आई तो वही पुरानी कमजोरी फिर से जाग उठी थी। मैं सोच रहा था कि इंसान अपनी आदतों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू दिल एक और नए इम्तिहान की तरफ बढ़ने को तैयार था। और उसी लम्हे सीमा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मेरे पास आकर बोली, राहुल मैं सोच रही हूँ नैना को उसके ससुराल के सहारे छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब उसका पति नहीं रहा, वहाँ उसके लिए कोई सहारा नहीं। मैं चाहती हूँ कि उसे अपने घर ले आऊं। मैंने तुरंत नकली गंभीरता से कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा फैसला है, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो जो सब रिश्तों का मान रखना जानती हो। उसने मेरा जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, राहुल मुझे खुशी है कि तुम मेरी सोच से सहमत हो। तुम जानते हो बहनों के रिश्ते कैसे होते हैं, और ऐसे वक्त में अगर हम उसका साथ ना दें तो वो टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब वो रोज मेरी आंखों के सामने होगी और मैं उसके करीब आने के बहाने ढूंढ सकूंगा। मैंने सीमा से कहा, तुम जैसी पत्नी मिलना भी नसीब की बात है। तुमने हमेशा रिश्तों को सबसे ऊपर रखा है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और दिल ही दिल में कहा, मगर मेरा दिल कुछ और चाहता है। और ये ख्वाहिश अब रोज मेरे करीब आ गई। मैंने सीमा की तरफ देखकर कहा, अगर नैना हमारे साथ रहेगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा और तुम्हें भी सुकून मिलेगा। वो सर हिलाकर बोली, हाँ यही तो चाहती हूँ कि वो अकेली ना हो। तुम देखना वक्त के साथ वो संभल जाएगी। मैंने होंठ काटकर धीरे से कहा, हाँ वक्त के साथ सब संभल जाते हैं। लेकिन मेरा दिल जानता था कि वक्त के साथ मेरा जुनून और बढ़ने वाला है। अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई कि वो अब हमारे घर आएगी। मैंने कहा, सीमा तुम्हारी ये नेकी भगवान व्यर्थ नहीं जाने देगा। और दिल ही दिल में कहा, ये नेकी मेरे लिए नया रास्ता खोलेगी। उसने मेरा हाथ दबाकर कहा, राहुल मुझे यकीन था तुम मना नहीं करोगे। मैंने कहा, मना कैसे करता, तुम्हारी बात हमेशा मेरे लिए आदेश की तरह होती है। वो खुशी से मुस्कुराई और कहा, फिर कल ही मैं उससे बात करती हूँ और उसे अपने साथ ले आती हूँ। मैंने कहा, हाँ जरूर लाओ। और दिल ही दिल में बेचैनी बढ़ गई कि कब वो दिन आएगा जब नैना हमारे घर की दहलीज पर कदम रखेगी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैंने अपनी पत्नी को कैसे धोखे में रखा है, लेकिन फिर दिल ने कहा, ये सब बहाने हैं। असल में तो ये मेरी फितरत है जो हर बार नए रूप को अपनी तरफ खींचती है, और यही आदत है जो मुझे अंदर से कमजोर करती रही है। मैंने अपने पुराने दिन याद किए और सोचा, ये कोई नया वाक्य नहीं है, ये तो मेरा पुराना खेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब खेल मेरे अपने घर के अंदर होने वाला है। और इस हकीकत ने मेरे दिल को और भी बेकरार कर दिया था। मैंने सीमा की तरफ देखकर कहा, भगवान करे तुम्हारी बहन जल्द संभल जाए। वो आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ राहुल, प्रार्थना करो वो अपने गम को भूल जाए। मैंने दिल में कहा, काश मैं उसके गम को अपनी चाहत से बदल दूं। जब नैना हमारे घर आई तो उसकी खामोशी ने पूरे माहौल को बदल दिया था। वो सीधी कमरे में जाकर बैठ गई। वो हर वक्त सफेद सूट और दुपट्टा ओढ़े रहती। सीमा ने उससे कहा, नैना हम सब तुम्हारे दुख में साथ हैं, तुम खुद को अकेली मत समझना। शाम को सीमा ने उसे बुलाया कि हमारे साथ खाना खा लो, मगर वो धीमी आवाज में बोली, मेरा मन नहीं है। और मैं दूर से उसकी कांपती आवाज सुन रहा था, मगर उसके चेहरे का रूप अब भी मेरी आंखों को बेचैन किए हुए था। मैंने सीमा को तसल्ली दी, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मगर हकीकत ये थी कि मैं खुद वक्त के रुक जाने की प्रार्थना करने लगा था।
कि ये मंजर हर लम्हे मेरे सामने रहे। अगले दिन जब ऑफिस से वापस आया तो रसोई में एक लम्हे के लिए उसे देखा। वो पानी भर रही थी, उसके दुपट्टे का पल्लू थोड़ा सा हटा तो उसके माथे पर पड़े पसीने की झलक ने मेरे दिल को हिला दिया। मगर जैसे ही उसने मुझे देखा तो तेजी से अंदर चली गई। मैंने सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा, ये खामोशी भी एक नशा है। शाम के वक्त सीमा ने उससे कहा, नैना बहन तुम भी हमारे साथ बैठो, सबके साथ खाना खाओ। वो हिचकिचाहट के साथ नजरें झुकाए बैठ गई, मगर एक निवाला खाकर चुप हो गई। मैंने कहा, नैना अगर कुछ और पसंद है तो बता दो, मैं बाहर से ले आऊं। उसने संक्षेप में कहा, नहीं यही ठीक है। उसकी झुकी हुई आंखें और कांपती आवाज मेरे दिल को और भड़का रही थी। मैंने खुद को संभाला, लेकिन दिल के अंदर की आग बुझने की बजाय और भड़कने लगी थी। अगली सुबह वो आंगन में कपड़े सुखाने लगी थी। मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो उससे कहा, नैना अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कहना। उसने नजरें झुकाकर कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कमरे में चली गई। मैं जानता था कि मेरा हर वाक्य उसे परेशान करता है, मगर फिर भी जुबान पर काबू नहीं रहता था। दिन गुजरते गए और मैं बार बार बहाने बनाता। कभी कहता, नैना तुम्हारे हाथ की चाय की खुशबू तो सबसे अलग है। कभी कोई किताब लाकर कहता, ये उपन्यास पढ़ो तुम्हें अच्छा लगेगा। और कभी यूं ही टहलते हुए कह देता, ये सफेद सूट तुम पर अच्छा लगता है। वो हर बार नजरें झुका लेती और अंदर चली जाती, लेकिन वो लम्हे मेरी रातों को जगाए रखते थे। अगले दिन मैं जानबूझकर घर देर से आया ताकि नैना आंगन में हो और मेरी आंखों को मौका मिले। मैंने अंदर दाखिल होते ही उसे देखा। वो पौधों को पानी दे रही थी, मगर जैसे ही मैं आया उसने पाइप कोने में रखा और तेजी से कमरे में चली गई। और मैंने दीवार के साथ सर टिकाकर कहा, ये खेल मुझे कहाँ ले जा रहा है। उस रात मैंने सपने में देखा कि वो मेरे करीब आ रही है और शरारत से मुस्कुराकर मेरा नाम पुकार रही है, राहुल मेरी तरफ देखो ना। मैं घबराकर जाग गया तो पसीने में भीग गया था। मैंने खुद से कहा, राहुल ये वो आग है जो तुझे जलाकर राख कर देगी। मगर दिल ने फिर फुसफुसाया, नहीं ये वो आग है जो मुझे जीना सिखाती है। मैंने करवट बदली और खुद को झूठे सुकून में लपेटने की कोशिश की, मगर हकीकत यही थी कि नैना की खामोशी और मेरी बेचैनी अब एक ही कहानी का हिस्सा बन चुके थे। और मैं दिन रात इस कहानी के अगले मोड़ का इंतजार करता रहता था। अगले रोज रविवार था और सीमा हर रविवार शॉपिंग पर जाती थी। मैं मौका देखकर नैना को ढूंढने लगा। रसोई में बर्तनों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा नैना काउंटर पर झुकी सब्जी काट रही थी। मैंने करीब जाते हुए कहा, नैना तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? कुछ बात भी कर लिया करो, कम से कम दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो चौंकी और हल्के से पलटी, फिर फौरन रुख मोड़कर सब्जी में लग गई। मैंने आगे बढ़कर कढ़ाई का ढक्कन उठाया और कहा, लगता है तुम खाना अच्छा बनाती हो, खुशबू तो कमाल की है। उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं मैं कुछ खास नहीं बनाती। मैंने मौका बनाते हुए कहा, नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बस अपनी खूबियां देखने की जरूरत है। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकती हो। वो रुककर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने अंदर सारे दुख छुपा कर रखती हो और ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा और करीब होकर कहा, इंसान को कभी कभी किसी का सहारा चाहिए होता है। उसने थोड़े सख्त लहजे में कहा, आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने गंभीरता से कहा, शायद इसीलिए कि तुम बहुत अकेली लगती हो और मैं चाहता हूँ तुम्हें एहसास हो कि कोई तुम्हें समझने वाला भी है। उसने होंठ काटते हुए कहा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने सर हिलाकर कहा, जरूरत सबको होती है, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं। तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। वो तेजी से पीछे हटी और कहा, आप मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। मैंने हाथ खींचकर कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं खामोश रहूंगा, लेकिन दिल की बात दिल में दबाने से तकलीफ बढ़ती है
उसने रुख मोड़कर कहा, मुझे सुकून सिर्फ खामोशी में मिलता है। मैं हल्का सा हंसा और कहा, अजीब बात है, तुम जैसी लड़की सुकून के लिए खामोशी को सहारा बनाए बैठी है, हालांकि तुम्हारे शब्द बहुत कीमती हैं। वो नाराज होकर बोली, मुझे काम करने दें। मैंने कदम पीछे खींचे और कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी को अपनी बात सुनानी है तो मैं हमेशा यही हूँ। वो खामोश रही और मैंने रसोई का दरवाजा पार करते हुए सोचा, शायद वक्त के साथ ये दीवारें टूट जाएं और वो अपने दिल का बोझ मेरे सामने रख दें, लेकिन फिलहाल वो हर बात को रोककर सिर्फ काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। मैं अक्सर अपने दिल को बहला लेता कि मैं सिर्फ उसके दुख को समझना चाहता हूँ, सिर्फ एक हमदर्द बनना चाहता हूँ, मगर दिल के अंदर अच्छी तरह जानता था कि असल में मुझे उसकी खामोशी अपनी तरफ खींचती है, उसका ढका हुआ चेहरा, उसकी झुकी हुई नजरें और वो खामोश कदम जो पूरे घर में किसी को सुनाई नहीं देते, मगर मेरे कानों में गूंजते हैं। एक दिन मैंने घर का सामान लाते हुए जानबूझकर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, नैना, ये सामान मैं बाजार से लाया हूँ, रख लो। उसने धीरे से जवाब दिया, रख दीजिए, मैं उठा लूंगी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए सामान जमीन पर रखते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, तुम अभी शौक में हो। वो खामोश हो गई। मैंने सामान रखकर कहा, देखो, जिंदगी इतनी सख्त नहीं होती जितनी तुमने बना ली है, कभी किसी पर भरोसा करके देखो। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। एक दिन मैंने जानबूझकर पानी का गिलास मांगा। मैंने कहा, नैना, जरा एक गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। वो रसोई में गई और वापस आकर मेरे सामने गिलास रखा। मैंने गिलास लेते हुए जानबूझकर उसकी उंगली को छू लिया। वो चौंकी और फौरन पीछे हट गई। मैंने जल्दी से कहा, माफ करना, हाथ फिसल गया था। वो कुछ बोली नहीं, मगर उसके चेहरे पर सख्ती थी। मैंने नरमी से कहा, देखो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम इतनी उदास ना रहा करो। वो पहली बार थोड़े सख्त लहजे में बोली, आपको बार बार ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद तुम्हें लगता है कि मैं हद से ज्यादा बढ़ रहा हूँ, मगर हकीकत ये है कि मुझे तुम्हारी खामोशी तकलीफ देती है। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर नजरें झुका ली। मैंने मौका बनाते हुए कहा, नैना, इंसान कभी कभार किसी के कंधे पर सर रखकर रो ले तो बोझ हल्का हो जाता है। तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो तुरंत पीछे हटी और बोली, आप ये बातें मुझसे ना किया करें, मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। मैंने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, मगर याद रखना, मेरी नीयत सिर्फ ये है कि तुम अकेली ना रहो। मैं हर बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता रहा, कभी सामान लाकर, कभी पानी का गिलास मांगकर और कभी महज एक वाक्य की आड़ में उसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करके। घर उस दिन असामान्य तौर पर खामोश था। सीमा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी, बच्चे भी साथ थे और पूरे घर में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बैठे बैठे बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और फिर जाने कैसे दिल ने चाहा कि जरा रसोई की तरफ जाकर देखूं। वहां नैना अकेली बर्तन ठीक कर रही थी। मैंने हल्की सी खांसी की आवाज निकाली तो वो चौंकी और जल्दी से दुपट्टा संभालते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए था राहुल जीजा जी? मैंने कहा, पानी पिला दो, जरा गला सूख रहा है। वो घबराहट में गिलास भरने लगी और मैं करीब आकर खड़ा हो गया। मेरा साया उस पर पड़ने लगा तो वो और सहम गई। गिलास पकड़ाते वक्त मैंने जानबूझकर उंगलियों को उसके हाथ से छुआ। वो जल्दी से पीछे हटी और नजरें झुकाकर बोली, लीजिए, मुझे काम करना है। मैंने धीमी आवाज में कहा, नैना, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ अपनी बहन के घर हो, तुम्हें खुद को कमरे में कैद करने की जरूरत नहीं। उसने कुछ देर रुककर कहा, मैं अभी शौक में हूँ, मुझे ऐसे ही खामोश रहना चाहिए और ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए। मैंने नकली गंभीरता से जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर तुम लगातार सोचो कि बोझ तले दब जाओगी तो खुद को कैसे संभालोगी। कभी कभी बात कर लेना दिल हल्का करने के लिए जरूरी होता है। वो कुछ नहीं बोली, बस बर्तनों को सेट करने में लगी रही। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पति बहुत अच्छे इंसान थे,
लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है। उसकी आवाज कांप गई, ये सब नसीब था। मैंने थोड़ा झुककर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी पलकें कांप रही थी, जैसे आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, नैना तुम मजबूत हो, लेकिन फिर भी अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो चौंक कर बोली, नहीं जीजा जी, आप सिर्फ मेरे जीजा हैं, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा होना ही तो असल सहारा है। मेरा भी हक है कि मैं अपने घर की औरतों का ख्याल रखूं। वो और घबरा गई और रुख मोड़कर बर्तन धोने लगी। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, देखो मैं तुम्हें सिर्फ हौसला देना चाहता हूँ, बस इतना कि तुम ये ना समझो कि तुम अकेली हो। वो धीमी आवाज में बोली, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ दूरियां जरूरी होती हैं। मैंने उसके करीब खड़े होकर कहा, कभी कभी दूरियां कम करना भी जरूरी होता है, वरना इंसान अपने दुख में घुट जाता है। उसने थोड़ा पीछे होकर कहा, जीजा जी प्लीज आप जाएं, मैं काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाऊंगी। मैंने एक पल उसे देखा, उसके कांपते हाथ, उसकी कांपती आवाज, सब कुछ मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहे थे। मैंने अपने अंदर के शोर को दबाकर नरम लहजे में कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ। वो कुछ कहे बिना खामोश खड़ी रही। मैं मुड़ गया, लेकिन दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। मैं जानता था मैं सिर्फ हमदर्दी का मुखौटा पहने हुए हूँ, जबकि असल ख्वाहिश कुछ और थी। दरवाजे पर जाकर मैं कुछ देर रुका। दिल के अंदर एक आवाज कह रही थी, राहुल ये मौका अगर आज निकल गया तो फिर शायद कभी ना मिले। मैंने पलट कर देखा तो वो अभी भी काम में लगी थी। मैं धीरे धीरे दोबारा रसोई के अंदर गया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने चौंक कर सर घुमाया और कहा, आप अभी तक गए नहीं। मैंने दबे लहजे में कहा, जाने का इरादा था, मगर कदम रुक गए। वो घबराकर एक तरफ हटी और कहने लगी, आप जाएं प्लीज। मैंने धीरे से कहा, बस एक पल की बात है, मैं तुम्हारी तन्हाई मिटाना चाहता हूँ। उसकी सांसें तेज होने लगी। मैंने और करीब होकर कहा, देखो नैना, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा है। वो कांपते हुए बोली, प्लीज आप जाएं, कोई आ गया तो क्या होगा। मैंने उसके करीब झुककर कहा, घर बिल्कुल खाली है, आज सिर्फ हम दोनों हैं। ये सुनकर उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हड़बड़ाती हुई मुझसे दूर होने लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, खामोश नैना, बिल्कुल खामोश, वरना बदनामी तुम्हारी होगी। मैंने उसके पास होते हुए अपनी ग्रिप मजबूत कर ली और उसके होंठ से हल्की सी सरगोशी निकली, प्लीज आप ऐसा मत करें। लेकिन मैं अपनी चाहत के बोझ तले दबा जा रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे। किचन की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं जानता था जो कुछ हो रहा है वो कहने सुनने के काबिल नहीं, लेकिन मैं रुकने के मूड में नहीं था। मैंने वह सब कर डाला जिसके बाद पल भर को लगा जमीन वाकई कांप जाएगी, जहाँ आसमान फटकर मुझ पर आ गिरेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस किचन की खामोश दीवारें मेरी गुनाह की गवाह बनकर खड़ी रहीं। मैं हाफता हुआ पीछे हटा और फर्श पर नजर डाली तो वो थकान और बेबसी में बिना कपड़ों के बाल बिखरे हुए फर्श पर टूटे हुए हाल में पड़ी थी। आंखों में खामोशी और पलकों पर आंसू। मैंने सोचा, राहुल ये तूने क्या कर दिया, सहारा बनने की बजाय उसे तोड़ डाला। लेकिन अंदर से आवाज आई, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। वो धीरे धीरे खुद को संभालने लगी और कांपती आवाज में सिर्फ इतना बोली, भगवान सब देख रहा है। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे, मगर मैंने नजरें झुका ली और चुपचाप रसोई से बाहर निकल आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद नैना की खामोशी और गहरी हो गई। वो पहले ही उदास रहती थी, मगर अब जैसे उसकी जुबान पर ताला लग गया हो। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में दरवाजा बंद करके जहाँ खिड़की के पास बैठी दूर से देखती रहती। अगर सीमा पूछती तो हल्की मुस्कान बनाकर कह देती, मैं ठीक हूँ, बस तबीयत भारी है। घर के कामों में भी वो बस नाम के लिए हाथ बटाती, जैसे दिल कहीं और खो गया हो। मैं जब भी सामने आता तो वो नजरें झुका लेती, जल्दी से एक तरफ हट जाती,
जहाँ बहाना बनाकर कमरे में चली जाती और यही उसकी खामोश नाराजगी मेरे लिए एक नया जुनून बन गई थी। सीमा कुछ समझ नहीं पाती थी कि उसकी बहन ऐसे क्यों बदल गई है और मैं हर पल ये दिखाने में कामयाब रहा कि सब सामान्य है, जबकि अंदर एक ऐसा राज छुपाया था जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। यूं कुछ महीने गुजर गए और फिर एक दिन घर में वो तूफान आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सीमा ने पहले महसूस किया कि नैना की तबीयत बदली बदली है। एक दिन वो बहन के पास आकर धीरे से पूछने लगी, नैना तुम्हारी हालत क्यों ऐसी हो रही है, कुछ बताती क्यों नहीं हो। नैना के होंठ कांपे मगर उसने तुरंत नजरें झुका ली और कहा, कुछ नहीं बस कमजोरी है। लेकिन सीमा ने जिद की और डॉक्टर के पास ले गई। रिपोर्ट आई तो जैसे जमीन पैरों तले से निकल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा की आंखों में यकीन नहीं था। वो बार बार कह रही थी, ये कैसे मुमकिन है, मेरी बहन अभी शौक से निकली है, ये सब झूठ है। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, ये झूठ नहीं हकीकत है, आपकी बहन गर्भवती है। घर आकर सीमा ने दरवाजा बंद किया और गुस्से से कहा, नैना ये क्या सुन रही हूँ मैं, लोग क्या कहेंगे, तुमने ये सब कैसे होने दिया। नैना रोते हुए बस इतना बोली, दी मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर सीमा की आवाज तेज हो गई, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुम्हें अपनी इज्जत समझा और तुमने मुझे बदनाम कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे खानदान में फैल गई। सबने गुस्से से कहा, ऐसी लड़की का इस घर में कोई हक नहीं। मोहल्ले वालों तक खबर पहुंची तो हर जुबान जहर उगलने लगी। कोई कहता विधवा औरतों पर भरोसा यही अंजाम लाता है। खानदान के लोग इकट्ठे हुए और ताने मारने लगे, ऐसी औरत को साथ रखने का मतलब है घर की इज्जत दांव पर लगाना। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कहती रही, मैं बेकसूर हूँ, भगवान जानता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबके ताने तीरों की तरह उस पर बरसते रहे। सीमा रोती हुई कहती रही, नैना तुमने मेरा सर झुका दिया, मैंने तुम्हें माँ की तरह संभाला था, लेकिन तुमने सबके सामने मेरा मुंह काला कर दिया। और मैं एक तरफ बैठा सब देख रहा था, खामोशी की चादर ओढ़े हुए, जैसे मेरा कोई लेना देना ही ना हो। हर कोई उसे चरित्रहीन कह रहा था और वो बस टूटे हुए शब्दों में अपने बेकसूर होने की दुहाई दे रही थी। मगर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सीमा ने सख्त लहजे में कहा, नैना तुमने हमारे सर झुका दिए, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नैना ने रोते हुए हाथ बढ़ाकर कहा, दी मेरी बात सुन लो, भगवान के लिए मुझ पर यकीन कर लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सीमा ने कड़वाहट से कहा, अब यकीन का सवाल ही बाकी नहीं रहा, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, तुमने हमें सबके सामने जलील कर दिया। नैना ने सहमी हुई आवाज में कहा, बताओ मैं कहाँ जाऊंगी। सीमा ने नजरें फेर कर कहा, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें जाना होगा अभी और इसी वक्त। नैना की आंखें भर आई। वो डगमगाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और धीमी आवाज में कहा, दी मैंने हमेशा तुम्हें सहारा समझा था, आज आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जा रही हूँ। सीमा ने पीछे देखे बिना कहा, बेहतर यही है, दरवाजा बंद कर देना और कभी पीछे मुड़कर ना देखना। नैना कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। कदमों की आहट धीरे धीरे कम हो गई और फिर खामोशी छा गई। मैं एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। दिल के अंदर हजारों आवाजें थी मगर जुबान बंद थी। उसकी आंखें खाली थी और सांसें बोझल थी, जैसे सब कुछ मेरी खामोशी के साथ दफन हो गया हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शुक्र है नैना चली गई, वरना हर लम्हा मुझे ये डर खाए जा रहा था, कहीं वो अचानक किसी के सामने सब कुछ ना कह दे और मेरा बनाया हुआ सारा झूठ एक पल में टूटकर बिखर ना जाए। उसके जाने के बाद मैंने सुकून की पहली सांस ली और खुद को यकीन दिलाया कि अब सब ठीक है। अब मेरे गुनाह का बोझ भी उसी के साथ चला गया है, मगर अंदर से जानता था कि ये सिर्फ खुद को बहलाने का तरीका है। हकीकत ये थी कि वो बोझ मेरा ही था और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने व्यवहार से ऐसा जाहिर करूंगा
जैसे सब नॉर्मल है, जैसे मेरी जिंदगी में कोई अंधेरा आया ही नहीं। मैंने जानबूझकर सीमा के और करीब होना शुरू कर दिया। कभी उसे कहता, आज तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, आओ बैठो मैं पानी ले आता हूँ। तो कभी उसका हाथ पकड़कर नरम अंदाज में कहता, तुम्हारे बिना मेरा घर अधूरा है, तुम्हें देखकर ही दिल को सुकून मिलता है। कभी बच्चों के सामने बड़े फक्र से कहता, देखो तुम्हारी माँ कितना ख्याल रखती है, ये ना हो तो घर का सिस्टम एक दिन भी नहीं चल सकता। वो मेरे इन शब्दों पर मुस्कुरा देती और कहती, तुम बिना बस तारीफों के पुल बांधते रहते हो। मैं हंसते हुए जवाब देता, सच कह रहा हूँ सीमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी हो, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं। मैं इस तरह हर लम्हा उसे यकीन दिलाता रहा कि मेरा दिल और दिमाग सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि अंदर की हकीकत कुछ और थी, लेकिन मैंने इतनी सफाई से सब कुछ निभाया कि वो एक पल के लिए भी मुझ पर शक नहीं कर सकी। जिंदगी वाकई कुछ महीने तक चैन से गुजर रही थी, लेकिन फिर एक दिन चंद महीने बाद एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मैं पल भर के लिए सन्न रह गया। सामने वो खड़ी थी, नैना, गोद में एक नन्हा सा बच्चा लिए हुए। उसकी आंखों में वही दर्द था जो कई महीने पहले देखा था। मैंने दिल ही दिल में चाहा, काश ये सपना हो जाए, लेकिन हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। वो अंदर आई और कांपती आवाज में बोली, दीदी ये बच्चा राहुल का है। जब मैं यहाँ से गई थी उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब ये बच्चा खुद एक जिंदा सबूत है। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सीमा ने एक कदम पीछे हटकर मेरी तरफ देखा और गुस्से से कांपते हुए बोली, मैं ये क्या सुन रही हूँ? राहुल, ये सब झूठ है ना? मैंने हकलाते हुए कहा, सीमा तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये सब एक नाटक है। नैना बस मुझे बदनाम करना चाहती है। नैना ने ऊंची आवाज में कहा, नाटक तो तुमने रचाया था राहुल, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आज सबके सामने मासूम बने खड़े हो। सीमा मेरी आंखों में झांकती रही और बोली, तुम्हारा पसीना क्यों बह रहा है राहुल? अगर तुम बेकसूर हो तो ऐसे घबरा क्यों रहे हो? मैंने झटके से रुमाल से माथा पोंछा और बोला, किसी को भी ऐसे हालात में पसीना आ सकता है, ये कोई सबूत नहीं है नैना। नैना आगे बढ़कर बच्चे को सबके सामने ले आई और बोली, देखो सब साफ है, ये खून का रिश्ता है और खून कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने तुरंत कहा, सिर्फ इल्जाम लगा देने से कुछ नहीं होता, ये सब साजिश है। मैं जानता हूँ नैना बदला लेने आई है। नैना ने तेज लहजे में कहा, कैसा बदला? राहुल, कैसी दुश्मनी थी मेरी तुमसे? तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और आज भी उसी ढीठपन से सबके सामने खड़े होकर इनकार कर रहे हो। सीमा ने चीख कर कहा, खामोश रहो तुम दोनों की बातों ने मेरा दिमाग हिला दिया है। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। राहुल, क्या ये सब सच है या झूठ? मैंने झिझकते हुए कहा, सीमा मैं कसम खा सकता हूँ ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नैना मेरे करीब आकर बोली, राहुल एक बात बताओ, क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। मैंने नजरें झुकाकर कहा, नहीं मेरा नहीं है। वो चीख कर बोली, झूठ? अगर तुम में हिम्मत है तो आओ सबके सामने डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने थोड़ी नरमी से कहा, टेस्ट की क्या जरूरत है? जब सब कुछ झूठ पर आधारित है तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। सीमा ने मेरा बाजू जोर से पकड़कर कहा, राहुल तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं, मेरा भरोसा बर्बाद हो रहा है। अगर तुम सच्चे हो तो क्यों डरते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुझे इस बकवास पर यकीन नहीं है और मैं अपनी इज्जत को ऐसे बदनाम नहीं करना चाहता। नैना हंसी और बोली, इज्जत तुमने खुद खराब की थी राहुल, जब एक मजबूर लड़की पर हाथ डाला था। आज मैं सिर्फ सच बयान कर रही हूँ। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम्हारा नाटक है और मैं किसी नाटक का हिस्सा नहीं बन सकता। सीमा ने तड़प कर कहा, तुम दोनों की बातें सुन सुनकर मैं पागल हो रही हूँ। मुझे अब सच के सिवा कुछ नहीं चाहिए। या तो मान लो या टेस्ट करवा लो। मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और खामोश बैठ गया। मेरी खामोशी पर उनकी नजरें और गहरी हो गई। नैना बोली, देख लिया दी, इसकी खामोशी ही इसका जवाब है। मैंने फौरन कहा, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता।
बस मैं इन फालतू बहसों में नहीं पड़ना चाहता। सीमा ने तेज नजरों से घूरते हुए कहा, फालतू बहस जा सच्चाई से भागना। राहुल तुम्हें खुद समझा रहा होगा। नैना ने बच्चे को थामते हुए कहा, एक दिन तुम्हारे सारे झूठ टूट जाएंगे और यही बच्चा तुम्हारे चेहरे से नकाब खींच लेगा। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन बाहर से अब भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। सीमा ने कहा, राहुल अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें डर किस बात का है? मैंने कहा, डर नहीं है, मगर इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं दिया जाता। सीमा ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, राहुल याद रखना, अगर ये बात सच निकली तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी जगह बाकी नहीं रहेगी। नैना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा दिल पहले ही टूट चुका है, अब मेरा मकसद सिर्फ सच को सामने लाना है। मैंने सर झटक कर कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे लहजे की कभी सब पर जाहिर थी। सीमा ने कुछ पल बच्चे को गौर से देखा और फिर नजरें मेरी तरफ उठा दी। मैं जान गया था कि अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि नैना के बच्चे के चेहरे पर मेरा ही अक्स था। लेकिन मैंने झूठ का मुखौटा पहने रखा। मैंने नकली मासूमियत से कहा, सीमा क्यों तुम उसकी बातों में आ रही हो? हमारी 10 साल की शादी में क्या कभी तुमने महसूस किया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? क्या कभी तुमने मुझे झूठ में पकड़ा है? मेरी आवाज भर गई और चेहरे पर दुख का भाव लाया ताकि वो कमजोर पड़ जाए, लेकिन मैं ये भी जानता था कि शक का बीज एक बार दिल में पड़ जाए तो उसकी जड़ें नहीं कटती। सीमा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आई। उसकी आंखों की शक्ति मेरे दिल को हिला रही थी। उसने कहा, नहीं राहुल, मैं दिल में रत्ती भर शक रखकर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो मेरी बहन है और तुम मेरे पति। अगर वो तुम पर इल्जाम लगा रही है तो मैं हकीकत जाने बिना तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसीलिए अब सब साफ होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हम अभी लैब चलते हैं, उसने हुक्म भरे अंदाज में कहा और मेरे शरीर पर पसीने की बूंदें उभर आई। मैंने होंठ काट कर कहा, सीमा तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो। लेकिन उसने मेरी बात काट दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मजबूरी में मुझे भी कदम उठाना पड़ा। नैना बच्चे को सीने से लगाए खामोशी से साथ हो ली। गाड़ी में बैठते हुए मेरा दम घुटने लगा। मैं सोच रहा था वहां पहुंचकर कैसे जान बचाऊं। शायद पैसों से स्टाफ को मना लूं, शायद किसी तरतीब से नैना को चुप करा दूं। लेकिन जब लैब के अंदर दाखिल हुए तो समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा सैंपल लिया गया और हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। हर गुजरता पल मेरे सीने पर पत्थर बनकर बैठा रहा था। नैना के चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। जबकि सीमा बेचैन थी, उंगलियां मरोड़ती जाती और घड़ी की सुइयों को घूरती जाती। उसके होंठ थरथरा रहे थे जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो। काश हकीकत वो ना हो जो मेरी जिंदगी उजाड़ दे। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, सीमा देखना, ये सब नाटक निकलेगा। वो मेरी आंखों में झांक कर बोली, राहुल प्रार्थना है कि ये नाटक ही हो, वरना मेरा दिल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने नकली भरोसे के साथ सर हिलाया, मगर दिल अंदर से कांप रहा था। तभी एक कर्मचारी आया और बोला, मैम रिपोर्ट आ गई है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। मैंने पल भर के लिए सांस रोक ली और सामने वही मंजर घूम गया जब मैंने नैना के साथ गुनाह किया था। अचानक मेरे सीने में बाईं तरफ तेज दर्द की टीस उठी, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मेरा दिल घबराने लगा, सांस रुक रुक कर आने लगी, आंखों के सामने धुंधलाहट फैल गई। मेरा एक हाथ सीने पर चला गया और दूसरा कुर्सी को पकड़ने लगा। सीमा घबरा कर बोली, राहुल तुम्हें क्या हो रहा है? नैना भी आगे बढ़ी, लेकिन मेरी जुबान से सिर्फ एक ही कराह निकली। माथे से पसीना टपकने लगा और मैंने महसूस किया कि दिल की धड़कन बेकाबू हो गई है और फिर मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे कुछ पता नहीं रहा, रिपोर्ट किसने पढ़ी, सीमा पर क्या बीती, दोनों बहनों ने एक दूसरे को कैसे देखा। मैं बेखबर था। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। मशीनों की बीप की आवाज आ रही थी।
शरीर के साथ तार और ड्रिप लगी थी। मेरे आसपास खामोशी थी, ना सीमा की आवाज थी, ना बच्चों की हंसी। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, कमरा खाली था, दिल में घबराहट हो गई। मैंने मुश्किल से हाथ उठाकर साइड टेबल पर देखा, वहां एक लिफाफा रखा था। कांपते हाथों से उसे उठाया, खोला तो अंदर तलाक के कागज थे जो सीमा मेरे लिए छोड़कर गई थी। मेरी आंखों के सामने वो शब्द नाचने लगे और दिल की धड़कन जैसे फिर से रुकने को थी। मैंने हमेशा खुद से कहा, राहुल ये वो अंजाम है जो तेरे अपने हाथों ने लिखा था। और जब सब कुछ खत्म हो गया, इस लिफाफे के अंदर एक छोटा सा नोट, राहुल डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है, बच्चा तुम्हारा है। मैं 10 साल का रिश्ता नहीं निभा सकी, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं सीमा। राहुल का दिल बैठ गया। उसने फोन उठाया, स्विच ऑफ। घर गया, ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया, भाभी जी कल ही बच्चों और सामान के साथ चली गई। 2 महीने बाद नैना ने कोर्ट में केस कर दिया। मोहल्ले वालों के सामने सबूत थे, डीएनए रिपोर्ट, गवाह, तारीखें। जज ने फैसला सुनाया, राहुल पर धारा 376 का केस, 7 साल की सजा और बच्चे के भरण पोषण का खर्चा। जिस दिन पुलिस उसे ले गई, पूरे मोहल्ले की औरतें थू थू कर रही थी, ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए। आज कई साल बाद राहुल जेल से छूट चुका है। ना घर है, ना पत्नी, ना बच्चे। किराए के एक कमरे में अकेला रहता है। फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नैना ने दोबारा शादी कर ली। उसे अच्छा इंसान मिला जिसने बच्चे को अपना नाम दिया। सीमा भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है। और राहुल राहुल रात को जब अकेला होता है तो सिर्फ एक ही आवाज आती है, भगवान सब देख रहा है। वही शब्द जो उस दिन नैना ने कहे थे। आखिरी लाइन, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, कुछ दरवाजे एक बार बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलते, और कुछ गुनाह इंसान को जिंदगी भर सजा देते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।